हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल सौरभ यादव ऑल इन वन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एनसीईआरटी पेज बाय पेज सीरीज चल रही है, जिसमें हम क्लास 12 बायोलॉजी का एक चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में बच्चों हम जनन स्वास्थ्य नाम के चैप्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी क्लास 12 बायोलॉजी में ही दे रखा है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि हम बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हैं, और जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो नीट हो चाहे वो बोर्ड हो, वो सारे के सारे एग्जाम एनसीईआरटी के ऊपर ही आते हैं, और उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी में से ही पूछे जाते हैं। तो बच्चों, हम बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रहे हैं। तो बच्चों, आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा जनन स्वास्थ्य। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम इसके पेज नंबर 1 की बात करेंगे। तो बच्चों, इसके पेज नंबर 1 पर हमें जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन के बारे में बताया गया है। तो बच्चों, जनन स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन दी थी वो WHO नाम के एक संगठन ने दी थी, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं बच्चों विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो बच्चों, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य जो होता है उसमें जनन संबंधित सभी जानकारी शामिल की जाती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों कि जितने भी जनन से संबंधित जानकारियां होती हैं वो सब जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आती हैं। ऐसा बच्चों WHO का ही कहना है। तो बच्चों, WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य में जनन के सभी पहलुओं को जनन के सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। और बच्चों, इसमें जनन के पहलुओं के साथ साथ यदि कोई व्यक्ति जननिक रूप से स्वस्थ होना चाहता है तो उसको शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से तथा भावनात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। तो ऐसा बच्चों WHO ने बोला है कि यदि जनन स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति को शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, भावनात्मक रूप से और व्यवहारात्मक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी व्यक्ति जनरल रूप से स्वस्थ कहला सकता है, वरना नहीं कहलाएगा। तो चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 की। एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर बच्चों आपको परिवार नियोजन के बारे में बताया गया है। परिवार परिवार नियोजन, इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों फैमिली फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग। तो बच्चों, समझते हैं कि परिवार नियोजन क्या होता है। सबसे पहले बच्चों, ये परिवार नियोजन जो है ये 1951 में शुरू हुआ था। 1951 में शुरू हुआ था, और सबसे पहले यह भारत में ही शुरू हुआ था। 1951 में शुरू हुआ था और सबसे पहले यह भारत में यानी इंडिया में ही शुरू हुआ था। बच्चों, परिवार नियोजन के अंतर्गत लोगों को लोगों को जन्म लोगों को जनन से संबंधित सभी जानकारियां प्रदान करना सभी जानकारियां प्रदान करना और और जननात्मक रूप से जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार करना है। स्वस्थ समाज को तैयार करना है। तो बच्चों, परिवार नियोजन के अंतर्गत लोगों को जो है जनन से संबंधित सभी जानकारियां दी जाती हैं, और परिवार नियोजन के माध्यम से पूरे समाज को जनन से संबंधित यानी जननात्मक रूप से जो है स्वस्थ किया जाता है।
तो बच्चों ये था तुम्हारा परिवार नियोजन। इसके बारे में अभी एक और बात है कि परिवार नियोजन की सहायता से लोगों को जो है आर्तव चक्र, आर्तव चक्र, आर्तव चक्र, सगर्भता यानी प्रेगनेंसी, प्रसव, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग, यौन संचारित रोग आदि के बारे में भी बच्चों जानकारियां दी जाती हैं। तो ये था तुम्हारा बच्चों परिवार नियोजन, जो आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 2 पर दे रखा है। यह बच्चों बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि परिवार नियोजन का टॉपिक हर साल लगभग पूछ लिया जाता है। तो आपको बच्चों को इतना ही लिखना है कि परिवार नियोजन जो होता है वो 1951 में स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले भारत में स्टार्ट हुआ था, और इसके अंतर्गत लोगों को जन्म से संबंधित सभी जानकारियां देना और जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज को तैयार करना है, तथा इसमें लोगों को आर्तव चक्र, सगर्भता, प्रसव और यौन संचालित रोगों के बारे में जानकारी दी जाती है। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 की। एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 की तो इसका बच्चों एक नोट दिया गया है, यानी इंपोर्टेंट बात कही गई है जिसे हम नोट के फॉर्म में लिखेंगे। तो बच्चों परिवार नियोजन के अंतर्गत, परिवार नियोजन के अंतर्गत परिवार नियोजन के अंतर्गत टीका यानी बाल प्रतिरक्षीकरण, बाल प्रतिरक्षीकरण और उल्बवेदन, और उल्बवेदन इंग्लिश में से कहते हैं बच्चों एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस, इसको भी शामिल किया गया है, शामिल किया गया है। तो बच्चों परिवार नियोजन के अंतर्गत टीका यानी जो बच्चों में टीका लगते हैं उनकी बात की गई है, और उल्बवेदन यानी एमनियोसेंटेसिस के बारे में भी जानकारी दी गई है। इनको बच्चों हम परिवार नियोजन के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। आगे हम बात करते हैं बच्चों की ये उल्बवेदन यानी एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। तो चलिए बच्चों आगे हम बात करते हैं कि ये एमनियोसेंटेसिस यानी उल्बवेदन क्या होता है। एमनियोसेंटेसिस, एमनियोसेंटेसिस हिंदी में से कहते हैं बच्चों उल्बवेदन। तो बच्चों एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें भ्रूण की एमनियोटिक कोशिकाओं से एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है, एमनियोटिक द्रव को निकाला जाता है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करते हैं एमनियोसेंटेसिस में कि भ्रूण की जो एमनियोटिक कोशिकाएं होती हैं उनमें जो एमनियोटिक द्रव होता है उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद बच्चों उसका जो है परीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं जिसके फलस्वरूप हीमोफीलिया, जिसके फलस्वरूप बच्चों हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया और डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम आदि की जानकारी हो जाती है कि भ्रूण में ये सारे रोग तो नहीं है। किसकी सहायता से बच्चों? एमनियोसेंटेसिस की सहायता से। तथा बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एमनियोटिक द्रव की सहायता से जो परीक्षण किया जाता है उसमें भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है, भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है, चल जाता है, भ्रूण के लिंग का पता चल जाता है। ये आता है बच्चों आपका एमनियोसेंटेसिस।
जो कि आपकी एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 पर ही दे रखा है। तो चलिए बच्चों, आगे हम बात करते हैं एनसीईआरटी के पेज नंबर 3 की ही, जिसमें कुछ इंपोर्टेंट बातें बताई गई हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि कुछ आंकड़े दिए गए हैं जो हमको याद रखना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये बच्चे आपके नीट एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी टिक मार्का के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं। आमतौर पर बच्चे इन क्वेश्चंस को छोड़कर आते हैं, क्योंकि ये आंकड़े हर किसी बच्चे को याद नहीं हो पाते, लेकिन मैं आपको एक अच्छे से एक टेबल के फॉर्म में बना दूंगा जो कि आप अच्छे से याद कर सकते हैं। तो बच्चों, अभी हम पेज नंबर 3 पर ही हैं, जिसमें सबसे पहली बात करी गई है जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या के बारे में तो बच्चों इसमें विश्व की जनसंख्या के बारे में बताया गया है और भारत की जनसंख्या के बारे में बताया गया है। यहां लिखते हैं बच्चों सन 1900 में, सन 2000 में और सन 2011 में। यहां लिखते हैं बच्चों सन, यानी इसमें लिखा है आजादी के समय, आजादी के समय सन 2000 में और सन 2011 में। तो बच्चों, विश्व की जनसंख्या जो थी तुम्हारी सन 1900 में थी 2 अरब, उसके बाद बच्चों 2000 में हो गई 6 अरब, उसके बाद बच्चों 2011 में हो गई 7.2 अरब। अगर हम बच्चे बात करते हैं भारत की जनसंख्या की, तो आजादी के समय से 35 करोड़, 35 करोड़, उसके बाद होगी बच्चों 100 करोड़, उसके बाद होगी बच्चों 120 करोड़। बच्चों ये आंकड़े आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको ये टेबल के फॉर्म में आपको मैंने बनाकर दे दिए हैं, जिससे कि आप उसको जो अच्छे से याद कर सको। बच्चों यहाँ आजादी की बात करी गई है, तो यहाँ पर जो है सन 1947 भी दे सकता है, क्योंकि भारत जो है 1947 को ही आजाद हुआ था, ये सब आप लोग जानते हैं। अभी हमने 15 अगस्त भी मनाया है, तो बच्चों यहाँ आजादी के जगह पर जो है सन 1947 भी दे सकता है, और 2000 और 2011 कोई सी भी जनसंख्या आपसे जो है किसी भी प्रश्न में पूछी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं अब पॉइंट नंबर 2 की। पॉइंट नंबर 2 की कि बच्चों एनसीईआरटी में बताया गया है कि दुनिया का हर छठा आदमी भारतीय है, भारतीय है। यह बच्चों हमारी अधिक जनसंख्या की ओर इंगित करता है कि बच्चों दुनिया का हर छठा आदमी क्या है, भारतीय है। आगे बात करते हैं बच्चों हम नंबर 3 पॉइंट की कि जो हमारा परिवार नियोजन था बच्चों, जिसे हमने जनन कल्याण और बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसे बच्चों शॉर्ट में कहते हैं RHC बोला था। अगर नहीं बोला हो बच्चों, तो आप परिवार नियोजन की जगह पर ये नाम भी ले सकते हैं, क्योंकि ये नाम भी आपको लोग है देखने को मिल सकता है, जनन कल्याण एवं बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम। इंग्लिश में से कहते हैं बच्चों रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर। ठीक है बच्चों, तो परिवार नियोजन के द्वारा जो आपकी जनसंख्या को कंट्रोल करने की जो बात करी गई थी, वो जनसंख्या कंट्रोल तो हुई, लेकिन नाम मात्र की हुई थी। परिवार नियोजन के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण नाम मात्र का हुआ था, नाम मात्र का हुआ था। तो बच्चों ये था हमारा तीसरा पॉइंट। और चौथे पॉइंट की अगर बात करें बच्चों, तो ये होता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में 2% की वृद्धि हुई थी, यानी 1000 में 20 व्यक्तियों की जो है वृद्धि
हुई थी। आगे हम बात करते हैं बच्चों कि शहर के जो कामकाजी युवा होते हैं, शहर के कामकाजी युवाओं ने हम दो हमारे दो का नारा अपनाया। हम दो हमारे दो का नारा अपनाया। और बच्चों छठा पॉइंट होता है कि विवाह की जो आयु होनी चाहिए वो पुरुष के लिए बच्चों 21 वर्ष और महिला के लिए बच्चों 18 वर्ष 18 वर्ष होती है। तो बच्चों ये तुम्हारे पेज नंबर 3 पर कुछ पॉइंट्स दिए हुए थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पॉइंट्स को आप इस जगह लिख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए। बच्चों आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।